evening student, myself Pratna Vaisal and I am your science teacher. This is your class 7th online class, subject science, chapter first, nutrition in animals. बच्चों ये पार्ट सेकंड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट जो है पहले अपलोड हो चुकी है, उसमें आपको टॉपिक पढ़ाया गया था उसमें आपको जो हमारे यूनिसेल्युलर बॉडीज हैं या जो उन जीवों के बारे में न्यूट्रिशन पाए जैसे हाइड्रा, अमीबा, जिनमें बिल्ट डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। अब आपको आपके चैप्टर में आपको आज ये टॉपिक डिफाइन किया जाएगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग और न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग मींस हम लोग जिनके पास एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिनमें एक सिस्टमेटिक तरीके से भोजन जो है उनके मुंह में जाता है और वहीं से उसका भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और वहां से वो डाइजेस्ट होते होते एक सिस्टम के तहत एनर्जी को बॉडी में ऑब्जॉर्ब कराता है और जो वेस्ट हो जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो एक्सक्रीटा के रूप में बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है। और रूमेंट्स वो बॉडी होती है, रूमेंट्स जैसे हमारे काउस, बेफोलोस, इस तरह के जीव जिनके पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे मुंह से एक फूड पाइप जाती है और हमारे स्टमक में एक फूड पाइप स्टमक से जुड़ी होती है। तो स्टमक में खाना पहले स्टोर होता है, फिर वहां से एक सिंपल स्टमक एक थैले टाइप का स्टमक होता है, उसमें खाना स्टोर होता है। फिर वहां से अभी मैं आगे इसको अच्छे से डिफाइन करूंगी, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर जो अनडाइजेस्ट होता है वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहां से डाइजेस्ट होता है। जो बॉडी द्वारा बिल्कुल ऑब्जॉर्ब नहीं होता वो स्टूल रूप में बाहर कर दिया जाता है। और रूमेंट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में बस स्टमक का फर्क है कि उनमें 4 थैले जैसे एक बड़े थैले को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, इस तरह का स्टमक होता है उनके पास। खाना पहले चैम्बर में जाता है, उनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। तो खाना पहले स्टमक के पहले चैम्बर में जाता है, वहां उसका थोड़ा पाचन होता है, फिर अगले में जाता है। दोनों में पाचन होने के बाद खाना वापस, रूमेंट्स में क्या होता है कि खाना वापस उनके मुंह में आ जाता है, फिर वो उसको च्यू करते हैं। आपने देखा होगा कि गाय भैंस पहले एक साथ सारा खाना खा लेते हैं, फिर वो बैठकर वो मुंह चलाते रहते हैं। तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का है कि उनके स्टमक में जो 4 चैम्बर होते हैं, तो खाना जब पहले 2 चैम्बर में जाता है तो वहां पर उसमें जो एंजाइम वगैरह मिलते हैं, वहां पर खाने की लेयरिंग होती है। वाटर मटेरियल अलग और सॉलिड मटेरियल अलग होता है। तो उसमें से जितने सॉलिड मटेरियल वाटर मटेरियल में बदल जाते हैं, तो वहां लेयरिंग उसकी होती है और सॉलिड मटेरियल वापस उनके मुंह में वापस आ जाता है, जिसे वो फिर से चबाते और फिर वापस जाता है। पूरी तरह सैलो होने के बाद, मतलब पूरी तरह से जो मुंह में सैलिवा होती है हमारे, जैसे लार को हम सैलिवा कहते हैं। तो सैलिवा जब पूरे भोजन अच्छे से मिल जाती है तो खाना एक पीपीटी के अवक्षेप के फॉर्म में हो जाता है। फिर वो अगले चैम्बर में जाता है। इस तरह से उनके 4 चैम्बर से गुजर के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है और जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो बॉडी से थ्रू आउट हो जाता है। तो रूमेंट्स और ह्यूमन बीइंग में सिंपल ये फर्क है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अलग अलग है। उनमें खाना डाइजेस्ट होने का तरीका थोड़ा अलग है और रूमेंट्स में खाना डाइजेस्ट होने का तरीका थोड़ा अलग है। इसी वजह से रूमेंट्स हमारे जो है रॉ पत्तियां, रॉ लीव जितनी भी होती है वो खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं और हम लोग बहुत सी रॉ चीजें नहीं खा पाते, हमें उनको कुक्ड करना पड़ता है। हम सभी रॉ चीजें नहीं खा पाते, हम कुछ ही चीजें जो है उसे रॉ खा सकते हैं, वरना हमें अपने खाने को कुक्ड करना पड़ता है, हमें उसको पकाना पड़ता है, उसको शरीर को डाइजेस्ट लायक उसको बनाना पड़ता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा सबसे बस 2 ही टॉपिक आपको अब पार्ट 2 में पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एंड न्यूट्रिशन इन रूमेंट्स। तो सबसे पहले हमारे न्यूट्रिशन के 5 बेसिक पार्ट है, जिसे मैं आपको यहाँ लिखा भी है, बुक में भी आपके है, और मैं इसे पहले डिफाइन करती हूँ, उसके बाद में इसको ब्रीफ डिफाइन करूंगी। तो हमारा जो भोजन हमारे मुंह में, भोजन जब हमने, आपको पता है कि पेड़ पौधों में भोजन प्राप्त होता है, या कुछ लोग ओमनिवोरस होते हैं, वो मीट वगैरह भी खाते हैं। कहीं से भी जो भी भोजन हमने खाया हमारे मुंह
से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। जब हमारे मुंह में कोई भी भोजन हम लोग अपने मुंह में रखते हैं तो हमारे मुंह में सैलिवा बनती है, लार जिसे कहते हैं। तो हमारे भोजन में वो लार मिलकर भोजन को मुंह से ही डाइजेस्ट करने लगती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंगेशन। इंगेशन मतलब शुरुआत, मतलब भोजन के पाचन की शुरुआत इंगेशन। किसी चीज को हम इनॉग्रेट करते हैं या शुरुआत करते हैं तो उसी शब्द से बना है ये इंगेशन। इंगेशन मीन्स भोजन के पाचन की शुरुआत। तो जब हमारे मुंह में हमारे मुंह में भोजन खाने के लिए दांत का सेट दिया है, जीभ है, जीभ क्या करती है, भोजन का स्वाद मतलब आइडेंटिफाई करती है। और जीभ में हमारे दांत तीत जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के हमारे तीत होते हैं, सबका अलग अलग कार्य है। जो कुछ दांत भोजन को काटने का, बीटिंग का कार्य करते हैं, मतलब काटने का कार्य करते हैं। कुछ उसको चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और बाकी हमारे जो पीछे के साइड दांत दिए हुए हैं, मोलर्स टीथ हमारे जो है, प्री मोलर्स और मोलर्स टीथ, वो हमारे क्या करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो जब हम चबाते हैं तो ये सारी प्रोसेस हमारे मुंह में होती है और हमारा जो भोजन है वो और उसमें सैलिवा मिल के हमारा भोजन वैसे पचना चालू हो जाता है। तो उस प्रोसेस में भोजन का मुंह में पाचन, वो प्रोसेस कहलाती है हमारा इंगेशन। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है, हमारा मुंह में जब भोजन चालू हो गया तो फिर हमारे टंग के जो हमारा टीथ का जॉ है, जॉ उसे कहते हैं जिसमें हमारे टीथ का सेट जो है वो सेट होता है। मतलब हमारे जो टीथ जिस पर जमाए गए होते हैं उस एरिया को जॉ कहते हैं, यानी जबड़ा से जॉस कहते हैं। तो जो जॉ होती है, जॉ हमारी फूड पाइप से लिंक होती है। हमारी ये गले की जो स्ट्रक्चर है इसे ट्रेचा कहते हैं, ट्रेचा। तो ट्रेचा एक वाल्व की तरह काम करती है जहाँ पर हमारी फूड पाइप फिक्स होती है और वो फूड पाइप जो है हमारे स्टमक तक जाती है, जहाँ पर भोजन का डाइजेशन होता है। मतलब भोजन में बहुत ढेर सारे बाइल जूस एंजाइम वगैरह मिलते हैं जो भोजन को आप पकाते हैं, फिर आगे उसका सिस्टम होता है। तो ये उसे अभी इसको मैं ब्रीफ में समझाऊंगी। अभी मैं इसको आगे डिफाइन करूंगी कि हमारे टीथ कितने प्रकार के होते हैं या भोजन में कौन कौन से एंजाइम है और उसके बाद डाइजेशन में फूड पाइप होती है या स्टमक में कहाँ, स्टमक का मैं फिगर वैसे भी समझाऊंगी। अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले मुंह में ही भोजन का पाचन स्टार्ट होना इंग्लिश कहलाता है। फिर फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का पूरी तरह पचना, वो हमारा डाइजेशन कहलाता है, यानी पाचन कहलाता है। उसके बाद प्रोसेस होती है अब्सॉर्प्शन की। जो भोजन पच जाता है तो उसके द्वारा जो एनर्जी बनती है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में होता है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स पूरे टाइम फ्लो होता रहता है, ऊपर से नीचे हेड टू टो फ्लो होता रहता है, मतलब सर से लेकर पैर तक फ्लो होता रहता है। उससे वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो भोजन डाइजेशन के बाद जो एनर्जी बनती है वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में, मतलब ब्लड के द्वारा भोजन की एनर्जी को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये प्रोसेसिंग कहलाता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब यानी भोजन की एनर्जी ब्लड द्वारा अब्जॉर्ब कर लेना कहलाता है अब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें जब ब्लड द्वारा सभी अंगों को भोजन पहुंचा दिया जाता है तो प्रत्येक अंग में जो हमारे सेल्स होती है उनकी टूट फूट की मरम्मत और सेल्स जो बॉडी में कार्य, जैसे हमारा हार्ट पंप करता है तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, या हमारा किडनी हमेशा वर्क करती रहती है उसको भी एनर्जी चाहिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा जो ब्लड ने एनर्जी अब्जॉर्ब की और जो सारे अंगों को पहुंचाती है, तो सारे अंगों द्वारा एनर्जी का यूज कर लेना, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका एनर्जी को यूज कर लेना, मतलब अपने काम में एनर्जी को यूज कर लेना, प्लस उनका वही कार्य, उनका मतलब जो भी हमारे अंग है जो प्रॉपर काम करते हैं वो करेंगे। उसके अलावा शरीर में जो भी कहीं कोशिका में टूट फूट हुई हो उसकी मरम्मत का कार्य करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसिंग होना, मतलब ब्लड से एनर्जी का ऑर्गन द्वारा अब्जॉर्ब कर लेना और अपने कामों में प्रयोग कर लेना कहलाता है एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वापस आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, जो बॉडी में वेस्ट हो जाता है, जो बिल्कुल भी उसमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो शरीर से एक्सक्रीटा के रूप में बाहर कर दिया जाता है, स्टूल और यूरिन के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। उसे हम कहते हैं इगेशन।
मतलब अनडाइजेस्टेड फूड का शरीर से बाहर निकाल देना इग्निशन कहलाता है। अब मैं आपको इग्निशन और डाइजेशन, अब आपको ये इतना समझ में आ गया होगा कि अब्सॉर्प्शन में हमारे जो ब्लड है वो खाने की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और सारे अंगों तक पहुंचाती है, और एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें सारे अंग एनर्जी को अपने काम के लिए यूज कर लेते हैं, और इग्निशन वो प्रोसेस है जिसमें जो अनवांटेड वेस्ट होता है वो शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये तीनों तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इग्निशन और डाइजेशन फिगर वाइज ब्रीफ में समझाना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें इसके लिए हमें अलग अलग ऑर्गन्स दिए गए हैं। जैसे कि इग्निशन के लिए हमें विशिष्ट प्रकार के टीथ दिए गए हैं, जिसमें हमें जीव है, पूरा जॉ है, पूरा सिस्टम है, और डाइजेशन हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही हमें पूरी बॉडी में दिया गया है। गले से लेकर हमारे पूरे पेट तक एक वेल डिफाइंड सिस्टम है, तो उसे डाइजेशन कहते हैं। मैं इसे अब आपको ब्रीफ समझाती हूँ। देखिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इग्निशन में हमारा जो भोजन है वो मुंह में ही कंट्रोल चालू हो जाता है। इसके लिए हमारे पास वेल डिफाइंड जो है हमारे पास ऑर्गन्स है, जिन्हें हम कहते हैं टीथ। हमारे जो मुंह का सिस्टम है, तो हमारे मुंह में एक सेलिवरी ग्लैंड्स होती है। वो सेलिवरी ग्लैंड से क्या होती है, सैलिवा बनती है। वो जब हम भोजन मुंह में रखते हैं तो सैलिवा निकल जाती है, भोजन को पकाने लगती है। इसके अलावा हमारे पास वेल डिफाइंड टीथ होते हैं। हमारे पास 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनिस, प्रीमोलर और मोलर। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके अलग अलग क्यों कार्य है, और इनकी बनावट भी अलग अलग है, और बनावट के हिसाब से इनका क्या कार्य है। तो हमारा जो इंसीजर, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं और कार्निवोरस एनिमल होते हैं या ओमनीवोरस एनिमल होते हैं, तो सबके जो टीथ का सेट है वो अलग अलग होता है। उनके भोजन हैबिट के हिसाब से, उनके फूड हैबिट के हिसाब से उनको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जो कार्निवोरस एनिमल है, जो मीट ईटर एनिमल है, उनमें जो कैलोरीज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो जो मीट प्रोडक्ट हार्ड प्रोडक्ट होता है, तो उसको चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो इससे भी पता लगता है, जानवरों के दांत को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि ये ओमनीवोरस है या कार्निवोरस है या हार्बीवोरस है। जो हमारे हार्बीवोरस होंगे उनमें हमारे इंसीजर टीथ की अधिकता ज़्यादा होगी। अब मैं आपको बताती हूँ, इंसीजर टीथ जो होते हैं वो भोजन को कटिंग बिटिंग का कार्य करते हैं, मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों डिवाइड करना। जैसे हम कोई भोजन खाते हैं, तो जैसे हमने मुंह के अंदर कोई भोजन रखा, तो ऐसे कट किया, तो जो हमारे आगे के टीथ हैं 8, ऊपर के 4 और नीचे के 4, ये 8 टीथ जो है वो इंसीजर होते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, मतलब कटिंग बिटिंग का कार्य करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक एप्पल या एक गुआवा खाए, तो पूरा गुआवा तो हम रख नहीं सकते, हमें उसको कट करना पड़ेगा। तो जो कट करके हम पीसेस रखते हैं, जो उसको हमारा वो इंसीजर टीथ है, वो इंसीजर टीथ कट करता है। उसके बाद हमारे पास इंसीजर के बगल ही एक दोनों साइड में 2 ऊपर और 2 नीचे कैनिस टीथ दिए हैं। ये हम क्या करते हैं, हमारा जो भोजन उसको चीर फाड़ के उसको टीरिंग का कार्य करते हैं, मतलब तीर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे एक होता है किसी चीज को सिस्टमेटिक से काटना, एक होता है उसको ऐसे चीरना फाड़ना। तो वो एक विदाउट सिस्टम वो जो है छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, तो उसको पीसना और ज्यादा आसान होता है। तो कैनिस टीथ हमारा जो है वो टीरिंग का कार्य करता है। उसके बाद हमारे 2 तरह के दांत हैं, जैसे हमारे आगे, जैसे हमारे पास ह्यूमंस के पास जो है 32 सेट होता है, जो एक पूरा वयस्क जो ह्यूमंस होते हैं, मैच्योर ह्यूमंस, उनमें 32 टीथ होते हैं। हमारे 32 टीथ का सेट होता है, 32 टीथ का सेट होता है। तो उसमें जो हमारे आगे ऊपर, तो नीचे 16 और ऊपर 16 टीथ हुए, तो सब आगे जो है 4 इंसीजर टीथ होते हैं। उसके बाद 2 कैनिस टीथ, कितने हो गए, 4 और 2 6। उसके बाद हमारे जो है 8 प्रीमोलर्स पाए जाते हैं ऊपर, 8 नहीं 4, एक सेट में 4। कहने का मतलब है कि 8 इंसीजर, 4 कैनिस, 8 और 4 12 और 8 प्रीमोलर्स 12 20 और 8
देखिए बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इग्निशन में हमारा जो भोजन है वो मुंह में ही पचना चालू हो जाता है। इसके लिए हमारे पास वेल डिफाइंड जो है हमारे पास ऑर्गन्स है जिन्हें हम कहते हैं टीथ। हमारे जो मुंह का सिस्टम है, तो हमारे मुंह में एक सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। वो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होती है, सैलिवा बनती है। वो जब हम भोजन मुंह में रखते हैं तो सैलिवा बन जाती है, भोजन को पकाने लगती है। इसके अलावा हमारे पास वेल डिफाइंड टीथ होते हैं। हमारे पास 4 प्रकार के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनिस, प्रीमोलर और मोलर। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके अलग अलग क्यों कार्य है और इनकी बनावट भी अलग अलग है और बनावट के हिसाब से इनका क्या कार्य है। तो हमारा जो इंसीजर, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं और कार्निवोरस एनिमल होते हैं या ओमनीवोरस एनिमल होते हैं, तो सबके जो टीथ का सेट है वो अलग अलग होता है। उनके भोजन हैबिट के हिसाब से, उनके फूड हैबिट के हिसाब से उनको टीथ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे जो कार्निवोरस एनिमल है, जो मीट ईटर एनिमल है, उनमें जो कैलोरीज टीथ ज्यादा होते हैं क्योंकि ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो जो मीट प्रोडक्ट हार्ड प्रोडक्ट होता है तो उसको चीरने फाड़ने का कार्य करता है। तो इससे भी पता लगता है, जानवरों के दांत को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि ये ओमनीवोरस है या कार्निवोरस है या हार्बीवोरस है। जो हमारे हार्बीवोरस होंगे उनमें हमारे इंसीजर टीथ की अधिकता ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, इंसीजर टीथ जो होते हैं वो भोजन को कटिंग बिटिंग का कार्य करते हैं। मतलब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना। जैसे हम कोई भोजन खाते हैं, तो जैसे हम मुंह के अंदर कोई भोजन रखा तो ऐसे कट किया, तो जो हमारे आगे के टीथ है 8, ऊपर के 4 और नीचे के 4, ये 8 टीथ जो है वो इंसीजर होते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं, मतलब कटिंग बिटिंग का कार्य करते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में रखते हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक एप्पल या एक गुआवा खाए तो पूरा गुआवा तो हम रख नहीं सकते, हमें उसको कट करना पड़ेगा। तो जो कट करके हम पीसेस रखते हैं, जो हम उसको हमारा वो इंसीजर टीथ है, वो इंसीजर टीथ कट करता है। उसके बाद हमारे पास इंसीजर के बगल ही एक दोनों साइड में 2 ऊपर और 2 नीचे कैनिस टीथ दिए हैं। ये हम क्या करते हैं, हमारा जो भोजन उसको चीर फाड़ के उसको टीरिंग का कार्य करते हैं, मतलब तीर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे एक होता है किसी चीज को सिस्टमेटिक काटना, एक होता है उसको ऐसे चीरना फाड़ना। तो वो एक विदाउट सिस्टम वो जो है छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, तो उसको पीसना और ज्यादा आसान होता है। तो कैनिस टीथ हमारा जो है वो टीरिंग का कार्य करता है। उसके बाद हमारे 2 तरह के दांत है। जैसे हमारे आगे, जैसे हमारे पास ह्यूमंस के पास जो है 32 सेट होता है, जो एक पूरा वयस्क जो ह्यूमंस होते हैं, मैच्योर ह्यूमंस, उनमें 32 टीथ होते हैं। हमारे 32 टीथ का सेट होता है, 32 टीथ का सेट होता है। तो उसमें जो हमारे आगे ऊपर तो नीचे 16 और ऊपर 16 टीथ हुए, तो सब आगे जो 16 टीथ के सेट में 4 हमारा इंसीजर होता है, 2 कैनिस और 4 प्रीमोलर्स और 6 मोलर्स। टोटल 16 टीथ हुए। तो ऊपर नीचे मिला के 32, एक मैच्योर ह्यूमंस में 32 टीथ का सेट होता है। तो उनकी टोटलिटी में जो काउंटिंग है वो 8 इंसीजर, 32 में 8 इंसीजर, 4 कैनिस, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स। तो 8 इंसीजर और 4 कैनिस, 8, 4, 12 और 8 प्रीमोलर्स 20 और 12 मोलर्स 32, टोटल 32 सेट होता है। इसके अलावा इग्निशन और इग्निशन की प्रोसेस के जो ऑर्गन यूज होते हैं उसमें हमारे टीथ, टंग होते हैं। टंग हमारा क्या करता है, जो हमारी जीभ है वो टंग टेस्ट, उसमें अलग अलग तरह के टेस्ट सेल्स होती है जो टेस्ट देती है खट्टा, मीठा, तीखा। तो जो हमारा टंग होता है वो टेस्ट के लिए जिम्मेदार होता है, और हमारे टीथ होते हैं वो भोजन को ग्राइंड करने के लिए। और हमारे इग्निशन के लिए जो ऑर्गन और एक बहुत ज्यादा जरूरी है वो हमारे मुंह में टंग के पीछे जो हमारा ओसोफागस के ऊपर एक सैलिवरी ग्लैंड्स होता है। ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो है, ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या सैलिवा बनाता है। यहाँ पे सैलिवा भरी रहती है, यहाँ से सैलिवा मुंह में आता है
और भोजन पचता है। तो यहाँ से इग्निशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम डाइजेशन पे। डाइजेशन के लिए हमारे पास एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखिए सेलिवरी ग्लैंड, जब सेलिवा यहाँ पर भोजन में मिलता है और भोजन का पाचन इससे चालू हो जाता है, फिर वो भोजन हम फूड पाइप के द्वारा, ये जो हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप के द्वारा नीचे आती है। तो ये हमारे यहाँ ओसोफागस है। तो ये पतली होती है, तो इस सकरी या कंजेस्टेड एरिया में जब भोजन आता है तो वो प्रेशर से और पचता है। तो ये ओसोफागस में भोजन लगभग 3/4 पच जाता है, 1/3% पच जाता है। उसके बाद हमारा जो है भोजन ये हमारे स्टमक में इकट्ठा होता है। सारा भोजन स्टमक में इकट्ठा होता है। जब बच्चों में भूख लगती है तो हमारा स्टमक खाली हो जाता है। तो हमारा स्टमक हमारे माइंड को सूचना देता है कि हमें भूख लगी, मतलब हमारे स्टमक में कुछ नहीं है। तो फिर जब हम भोजन करते हैं तो ये स्टमक में इकट्ठा होता है और ये जब फिल हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा पेट भर गया है। तो स्टमक में खाना स्टोर हो जाता है। इसके बाद ये जो खाना स्टोर हो जाता है पैनक्रियाज में, बाइल, ये हमारा जो छोटा सा ग्रीन कलर, आपके मुंह में ग्रीन कलर का बना हुआ है छोटा सा, इसे हम गाल ग्लैडर कहते हैं। तो ये गाल ग्लैडर और लीवर हमारा जो है, जो वाटर होता है उसको प्यूरिफिकेशन करना और उससे संबंधित कार्य के लिए होता है। तो हमारे स्टमक के साथ यहाँ पर एक पैनक्रियाज, छोटी छोटी एंजाइम स्टोर करने की, एंजाइम स्टोर सेल्स कह सकते हैं, पैनक्रियाज होता है। ये देखिए, इसको मैंने पैनक्रियाज से डिनोट किया है। तो पैनक्रियाज में ढेर सारे एंजाइम या बाइल जूस बनते हैं। वो क्या होता है कि हमारे यहाँ स्टमक में, जब स्टमक से भोजन हमारे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो भोजन उसमें वो पैनक्रियाज में मिलते हैं, जो भोजन को 3/4% पका देता है, पचा देता है। इसे हम, ये जो लंबी सी पतली सी ट्यूब लंबी है, इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और क्यों कहते हैं मैं बता रही हूँ। और ये जो छोटी सी चौड़ी सी है इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो क्योंकि ये जो छोटी है इसे लार्ज क्यों कहते हैं, और ये जो लंबी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसका ये रीजन है कि ये जो ट्यूब है ये होती तो 5 मीटर लंबी है, लेकिन ये बहुत पतली होती है। तो पहले जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है तो वो खाना जब पतली नली से जाता है और उसमें जब बाइल जूस मिलते हैं या हमारे जो पाचन एंजाइम मिलते हैं तो उससे पूरा लगभग खाना 90% इसमें पच जाता है। जब पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरता है तो एंजाइम के प्रभाव से पूरा लगभग पच जाता है। पचने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर भरा होता है। तो जो भी खाना पच नहीं पाता है वो वापस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और यहाँ से वापस हमारे स्टमक में आ जाता है। फिर उसके साथ में प्रोसेस होती है, पैनक्रियाज में बाइल जूस मिलता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और जो वेस्ट यहाँ पर वापस पानी के द्वारा तैर के ऊपर स्टमक में नहीं जाता है वो हमारे रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है और ये एनस के द्वारा वो स्टूल के रूप में बाहर, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो हमें ये पतली होने की वजह से, पतली ट्यूब होने की वजह से, लंबी होते हुए भी पतली होने की वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये जो छोटी होती है लेकिन चौड़ी होने की वजह से इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो हमारा जो इग्निशन की प्रोसेस में हमारे जो जीभ, टंग और ये सब यूज होते हैं और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इस तरह से जब हमारी बॉडी पूरी तरह, बॉडी में खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तब उसकी एनर्जी हमारे अब्जॉर्प्शन, ब्लड वेसल्स द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। वो अब्जॉर्प्शन की क्रिया, उसके बाद एसिमिलेशन और इगेशन होता है। ओके, अब हम बात करते हैं रूमेंट्स की। तो बच्चों, रूमेंट्स जो होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा अलग होता है। देखिए, जैसे रूमेंट्स जो हैं इनमें ये जो स्टमक है वो बड़ा होता है और वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। स्टमक 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो अभी रूमेंट्स के स्टमक 4 पार्ट में जो डिवाइड होते हैं उनके नाम है रूमेन रेक्टिकुलम, ओमासम और एबोमासम। तो जो इसके पहले 2 कंपार्टमेंट होते हैं रूमेन और रेक्टिकुलम, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो मटेरियल खाते हैं, क्योंकि ज्यादातर रॉ मटेरियल खाते हैं। तो वो रॉ मटेरियल को सेल्यूलोज और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं।
तो उसको जब तोड़ देते हैं और दोनों रूमेन और रेक्टिकुलम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भोजन को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज में तोड़ देते हैं। फिर वहां पर वाटर लेयरिंग अलग हो जाती है और सॉलिड पार्ट अलग हो जाता है। सॉलिड पार्ट वापस मुंह में चला जाता है, जिसे रूमेट्स द्वारा फिर से च्यू किया जाता है, चबाया जाता है। फिर वापस वो रूमेन और रूमेट्स में जाता है, उनके साथ वही प्रोसेस होती है। वो सेल्यूलोज और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में टूटता है, वाटर लेयरिंग होती है, इस तरह से उसका पाचन होता है। इस सब का जो उत्तर है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रूमेंट्स के पेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, वो ये काम करता है। फिर ओमासा में जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो वहां पर उसमें ओमासा में जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो वहां पर एंजाइम के द्वारा वो सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है। सिंपल कंपाउंड में टूटने के बाद एबोमासा में जाता है, जहां पर वहां हाई डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें ऐड होते हैं और भोजन पूरी तरह पच जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो एक्सक्रीटा के रूप में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको जो भी डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, या आप डाउट क्लास में भी पूछ सकते हैं। आप कॉपी में टाइप कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट के साथ मैंने आपको एक्सरसाइज अपलोड किया था कैंपस ऐप में, अब मैं क्वेश्चन आंसर भी अपलोड करूंगी और नोट्स। तो नोट्स आप कॉपी के पहले चैप्टर के फर्स्ट में नोट्स मेंटेन करेंगे, नोट्स को पूरा उसमें उतार लेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जो भी नहीं समझ आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप जो है एक्सरसाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जितनी एक्सरसाइज को दी जा रही है आप सारी एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना होगा तो मैं उसमें अलग से आपको नोट दूंगी कि ये क्वेश्चन नहीं करना है। तो आप पूरे प्रॉपर आपका सेवेंथ क्लास का ये चैप्टर सेकंड है। तो 7th क्लास के चैप्टर सेकंड का ये जो है वीडियो है, जिसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है मैंने, किया हुआ है मैंने यहाँ पे, और ये पार्ट सेकंड है। इसे आप लोग करके और इसे आप भले मैंने इसमें पहले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट बोल दिया है, लेकिन ये चैप्टर सेकंड का वीडियो है। आप इसको जो है पूरा एक्सरसाइज करके और चैप्टर सेकंड प्रिंट दीजिएगा, और चैप्टर फर्स्ट भी सब लोग पूरा करेंगे। उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे दी जा चुकी है और कैंपस में उसका होमवर्क दिया गया है। उसमें फर्स्ट चैप्टर नोट्स नहीं दिए गए हैं, तो आपको फर्स्ट चैप्टर नोट्स नहीं लिखने हैं और सेकंड चैप्टर आपको नोट्स के साथ पूरा काम कंप्लीट करना है। थैंक यू।